हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल द सक्सेस जोन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी आप लोगों की बहुत सारी नियरेस्ट एग्ज़ाम है, जैसे कि एनटीपीसी का आपका नोटिफिकेशन आ चुका है, एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है, स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट के भी बहुत सारे नोटिफिकेशन आउट हो चुके हैं। तो हर एग्ज़ाम में, मोस्टली सभी एग्ज़ाम में आपके लिए जीके और स्टैटिक जीके बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम इस सब्जेक्ट को बिल्कुल भी अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते। ये टॉपिक जो है ये हमारे लिए क्या है बेटा, बहुत ज़रूरी है ना। हम अलग हमारे सब्जेक्ट के अलावा हमें इस पर भी फोकस करना बहुत ज़रूरी है। तो आने वाली आपकी जो भी एग्ज़ाम है, उन एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए द सक्सेस जोन ने ये डिसाइड किया है कि आप लोगों के लिए हम एक सीरीज़ स्टार्ट करें। एक सीरीज़ स्टार्ट हो रही है जिसमें हम स्टैटिक जीके और जीके के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनकी संभावना है आने की, ये सभी क्वेश्चंस की एक संकलित करके आप लोगों को शेयर कर रहे हैं, जो आपकी आने वाली एग्जाम में क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। तो स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं हमारा क्या बोल रहा है भाई। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, और उसको क्या है बेटा, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्या होता है, कभी कभी हमें स्पेशली जीके में गलती नहीं करना है, जो कई बार कई विद्यार्थी, कई स्टूडेंट क्या करते हैं, उस गलती को करते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ क्या गलती ये होती है कि जैसे कि ये क्वेश्चन है, अब इसको ध्यान से आप पढ़िए। अल्पना भारत के किस क्षेत्र की लोक कला शैली है? ठीक है भैया, हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा। अब ये क्वेश्चन हमें पता नहीं है, आपको पता नहीं है। अब मन से उस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि यार इसका आंसर महाराष्ट्र होगा, राजस्थान होगा, पंजाब होगा या पश्चिम बंगाल। आपने इसका आंसर लगा दिया, मान के चलिए महाराष्ट्र, कि इसका आंसर क्या है, महाराष्ट्र। फिर आपने बुक के लास्ट में इसके आंसर्स चेक किए। आंसर चेक करने में पता चला कि इसका जो आंसर है वो क्या आया भाई, पश्चिम बंगाल आया इसका आंसर। अब क्या हो रहा है कि हमारे माइंड में तो क्लिक हो चुका है कि महाराष्ट्र इसका आंसर है, और यही डिक्टो क्वेश्चन एज इट इज़ यदि एग्जाम हॉल में आ गया और हमारे पास समय कम रहता है, तो इतना हमारा ब्रेन जो है वो रिएक्ट नहीं कर पाएगा, और हम ना चाहते हुए भी क्लिक किस पे कर कर आएंगे, महाराष्ट्र पे। तो या तो हम क्वेश्चन को पूरी तरीके से हमारे दिमाग में क्या है, पश्चिम बंगाल को फिट करें, महाराष्ट्र को एंड करें, डिलीट करें, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं। हम ऐसा ना करें, अरे यार इसका तो पश्चिम बंगाल है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिट आपका क्या होगा, महाराष्ट्र। या तो हम क्वेश्चन को लगाएं ही ना, लेकिन जब लगाएं जब हम उस पर लगभग 75-80% से ज़्यादा क्या हूँ, श्योर हूँ। तो चलिए देखते हैं। ध्यान रखिएगा, ये गलतियां बहुत बार होती हैं। कभी हम बोलते हैं ना यार डिक्टो क्वेश्चन, यार ये क्वेश्चन तो पढ़ा हुआ था, वैसे का वैसे ही एग्जाम में आ गया, लेकिन हम फिर भी गलत कर रहे हैं। उसका रीज़न क्या है कि हम जब पहली बार इसको पढ़ रहे हैं तो हम पहली बार ही गलत लगा रहे हैं, और हम जब आंसर को सही कर रहे हैं तो जो हमने गलत लगाया था उसको हम डिलीट नहीं कर पा रहे। ठीक है, चलें देखते हैं पहला क्वेश्चन। अल्पना भारत के किस क्षेत्र की लोक कला शैली है? बात हो रही है किसकी बेटा, अल्पना की। ठीक है, अब अल्पना मतलब क्या होता है, अगर हम देखें, अल्पना मतलब होता है लेपना, या इसका एक मतलब और होता है लेपन करना। क्या होता है, लेपना या लेपन करना। ये जो कला शैली है, ये महिलाओं द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, ध्यान रखिएगा, ये कला शैली जो है किसके द्वारा की जाती है बेटा, महिलाओं के द्वारा। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा आपका पश्चिम बंगाल। कहाँ पर होती है, पश्चिम बंगाल। तो अल्पना भारत के किस क्षेत्र की लोक कला शैली हो गई भाई, पश्चिम बंगाल की हो गई। अब ये क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो अब हम ध्यान से इसको पूरी तरीके से अपने दिमाग में क्या करेंगे, फिट करेंगे, ताकि ये क्वेश्चन दोबारा हमारे सामने आए तो हम अदर किसी ऑप्शन पे ना जाते हुए हमारा हाथ सिर्फ किस पे टिको, पश्चिम बंगाल पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। भारत में मूंगफली का उत्पादन सबसे अग्रणी राज्य है, मतलब मूंगफली, सीधा सा पूछ रहा है कि मूंगफली के उत्पादन में भारत का सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा क्या बेटा, गुजरात। गुजरात जो है वो मूंगफली का सबसे ज़्यादा पैदावार करता है। मूंगफली जो है वो किस तरीके की फसल है बेटा, ध्यान रखिएगा, तिलहन फसल है। कौन सी फसल है, तिलहन। ये मूलतः मान के चलिए आप जलोढ़ मिट्टी में होती है। कौन सी मिट्टी में होती है, जलोढ़। और भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जो मिट्टी है वो कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, ये चीज़ भी हमने ध्यान रखी। और जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा भारत में यदि कहीं मिलती है तो वो कहाँ मिलती है बेटा, उत्तर प्रदेश में। ध्यान रखिएगा, जैसे मैं बोलूँ काली मिट्टी सबसे ज़्यादा हमें किस प्रदेश में मिलती है, तो काली मिट्टी हमें मिलती है कहाँ पर,
महाराष्ट्र में। इस चीज़ को भी हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। तो मूंगफली सबसे ज़्यादा कहाँ होती है भाई, गुजरात में। मूंगफली जो है वो चौथे नंबर की तिलहन फसल है, जिससे हम क्या निकालते हैं, तेल निकालते हैं। तो सबसे ज़्यादा मूंगफली उत्पादन कहाँ होता है, गुजरात में। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत के चमड़े का सबसे ज्यादा निर्यात किस देश को किया जाता है। देखिए भारत जो है वो जो है चमड़े का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। तो हम सबसे ज्यादा चमड़ा जो है वो किस देश को निर्यात करते हैं, ब्रिटेन को, जर्मनी को, श्रीलंका को या इजराइल को। तो हम सबसे ज़्यादा जो है वो लगभग, देखिए हम लगभग 50 देशों को, कितने देशों को, 50 देशों को हमारा चमड़ा क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। तो इसमें ऑप्शन नहीं है, सबसे ज़्यादा चमड़ा हम निर्यात करते हैं किसको बेटा, अमेरिका को। ध्यान रखिएगा इस बात को। और हम चमड़े के दूसरे सबसे बड़े निर्यातक है विश्व में, दूसरे सबसे बड़े निर्यातक यदि कोई है तो वो कौन है, हम हैं, भारत है। अब सबसे पहला कौन है भाई, तो सबसे बड़ा जो निर्यातक है, सबसे बड़ा जो निर्यातक है वो है कौन, चीन। सबसे बड़ा निर्यातक चीन है। और उत्पादक भी कौन है, चीन है चमड़े का। और हम सबसे हमारा जो चमड़ा होता है उसका लगभग 50% हम निर्यात किसको कर देते हैं, आधा किसको कर देते हैं, हम आधा कर देते हैं हम किसको, अमेरिका को। ध्यान रखिएगा इसके बारे में। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। अंतर्राष्ट्रीय वित्त एवं विकास निगम की स्थापना कब की गई। अब ये हमें पता है तो ही हम इसको माइंड में करें, कंफर्म है, नहीं तो फिर यहाँ पर हम उसको क्या करें, समझने की कोशिश करें। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1945, 1946, 1956 या 1960। तो देखिए इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी बेटा, 1956 में। डेट मैं आपको बता देता हूँ, ये हुई थी 20 जुलाई 1956 को। ठीक है, 20 जुलाई 1956 को हुई थी। इसका जो हेड ऑफिस है, इसका जो एचओ है वो कहाँ पर है, वॉशिंगटन डीसी में। कहाँ पर है, वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी। ये कहाँ पर है, वॉशिंगटन डीसी आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। ठीक है, इसमें टोटल जो सदस्य देश हैं उनकी संख्या कितनी है, 146 है। भारत भी इसका क्या है। अब इसका काम क्या होता है भाई अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का, जो विकासशील देश हैं उनको इक्विटीज, उनको लोन प्रोवाइड करना, ताकि वो लोग क्या कर सकें, अपने देश के विकास में उस पैसे को लगा सकें। ठीक है, उन देशों को जो विकासशील है, जो ग्रोथ कर रहे हैं, वो किसी भी तरीके की इक्विटीज या लोन वगैरह जो हैं वो इस निगम से ले सकते हैं, एक इंटरेस्ट रेट पर ले सकते हैं और अपने देश के विकास के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा 1956 इज अ राइट आंसर। चलिए, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, मतलब यहाँ बात हो रही है नेशनल हाईवे की। भारत का बताइए सबसे बड़ा नेशनल हाईवे जो है वो कौन सा है, NH-27, NH-44, NH-7 या NH-3। तो देखिए सबसे पहले राष्ट्रीय राजमार्ग की बात हो रही, तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो बनाने का काम किस अथॉरिटी के पास है, NHAI। ठीक, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक, ये बना कब भैया, ये बना है आपका 1988 को। ठीक है, ये किस मंत्रालय के अधीन काम करता है, तो ध्यान रखिएगा ये करता है आपका सड़क एवं परिवहन मंत्रालय। किसके अंतर्गत करता है, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत ये क्या करता है, काम करता है। और वर्तमान में सड़क एवं परिवहन मंत्री कौन है हमारे, नितिन गडकरी हैं। ठीक, तो ये जो सबसे बड़ा नेशनल हाईवे जो है वो हमारा, वो नेशनल हाईवे जो है वो NH-44 है। NH-44 जो है वो शुरू होता है बेटा कहाँ से, श्रीनगर से, और जाता कहाँ पर है आपके, कन्याकुमारी तक। कहाँ तक जाता है, कन्याकुमारी तक जाता है। ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो लगभग 3600 किलोमीटर है। कितनी लेंथ है इसकी, 3600 किलोमीटर। और ये कितने राज्यों से होकर गुजरता है, 11 राज्यों से। ध्यान रखिएगा हमारा जो नेशनल हाईवे है वो कितने राज्यों से होकर गुजरता है, 11 राज्यों से होकर गुजरता है। दूसरे नंबर पर आता है NH-27। ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है। ध्यान रखिएगा इस बात को, NH-27। और ये याद रखिएगा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब की गई थी, 1988 में की गई थी। चलिए आगे चलते हैं। ये जो है बेटा ये लगभग मान के चलिए आप 3200 किलोमीटर के आसपास जो है ये नेशनल हाईवे 27
7 है। चलिए, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, देखिए इसको समझते हैं। क्या 1951 है, 1952 है, 1953 है या 1954 है? तो इसका सही आंसर जो आएगा वो आएगा 1952। डेट मैं आपको बता देता हूँ, 2 अक्टूबर 1952। ठीक, अब ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्या है, ठीक, उसको समझने से पहले हम संविधान के एक आर्टिकल को समझते हैं। आर्टिकल नंबर 40, आर्टिकल नंबर 40, इसमें महात्मा गांधी ने, ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल है हमारे संविधान का टॉपिक जो है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ये टॉपिक हमारा दिया हुआ है। अब ये आर्टिकल नंबर 40 जो है, इसमें गांधी जी ने ग्राम स्वराज्य की संकल्पना को क्या किया था, परिभाषित किया था। कौन सी संकल्पना? ग्राम स्वराज। यह क्या किया था? ग्राम पंचायत की संकल्पना को परिभाषित किया था। अब आर्टिकल नंबर 40 में गांधी जी ने ग्राम स्वराज, ग्राम पंचायत को तो डलवा दिया, लेकिन अब इसको हम धरातल पर कैसे लेके आए? भारत की कृषि को हम बढ़ावा कैसे दें? भारत की कृषि कैसे बढ़े, है ना? भारत के अंतिम छोर तक रहने वाले लोगों को भारत की योजनाओं का विकास योजनाएं उनके आखिरी तक कैसे पहुंचे? ठीक है, तो इसके लिए आर्टिकल नंबर 40 में ग्राम पंचायत, ग्राम स्वराज को डाला गया। तो इसी के अंतर्गत कई कार्यक्रम शुरू हुए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया भाई, 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुआ। उसके बाद 1953 में क्या हुआ? प्रसार कार्यक्रम शुरू हुआ। ऐसे कई कार्यक्रम हुए जो भारत के गांव के विकास के लिए क्या थे, जरूरी थे। तो ध्यान रखिएगा, 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। भारत का रेलवे विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? रेलवे की बात करें, रेलवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रेलवे की जो लाइन है, रेल पटरियों की जो लाइन है, उसमें हम कौन से नंबर पर हैं? पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे? तो रही जो उसका सही आंसर है वो कौन सा आएगा बेटा? चौथा। हम कौन से नंबर पर हैं? 4th पर है। तो पहले पर कौन है भाई? पहले पर है हमारा अमेरिका। कौन सा देश है? अमेरिका। दूसरे पर कौन सा आएगा? चीन। दूसरे पे है चाइना। तीसरे पे देश कौन सा है? तीसरे पे है रूस। और चौथे पे इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में कौन सा है? भारत है। यदि मैं रेलवे की बात करूं, तो रेलवे की बात यदि मैं करता हूं तो 1,26,603 किलोमीटर के आसपास जो है पटरियों की लंबाई हमारी बिछी हुई है। लगभग 7,340 के आसपास जो हैं हमारे क्या हैं? रेलवे स्टेशन है। ठीक है, लगभग 13,000 से ज़्यादा ट्रेनें चल रही हैं। ठीक है, और एक जो है रेलवे के पैसेंजर ट्रेन के डब्बे की जो लंबाई होती है वो लगभग कितनी होती है? 25 मीटर होती है। ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा लगभग मान के चलिए 13,000 ट्रेनें चल रही हैं और 7,340 के आसपास क्या है? रेलवे स्टेशन है। तो विश्व में हमारा जो स्थान है वो कौन सा स्थान है बेटा? चौथा स्थान है। और फर्स्ट नंबर पर कौन है? अमेरिका। चलिए, देश में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में? बात हो रही है किसकी? शुगर मिल्स की। शुगर मिल्स सबसे ज़्यादा। अब शुगर बनती किससे है? शुगर बनती है गन्ने से। तो सबसे पहले गन्ने को देखें कि भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना कहाँ होता है? तो सबसे ज़्यादा गन्ना होता है कहाँ पर बेटा? उत्तर प्रदेश में। कहाँ होता है सबसे ज़्यादा गन्ना? उत्तर प्रदेश। लेकिन यहाँ पर मील पूछ रहा है वो, है ना? मील मतलब फैक्ट्री। तो सबसे ज़्यादा फैक्ट्रियाँ शुगर की कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र में है। लेकिन गन्ना जो हो रहा है उत्तर प्रदेश में। यदि मैं विश्व की बात करूं तो विश्व में सबसे ज़्यादा शुगर फैक्ट्रियां या विश्व में सबसे ज़्यादा गन्ना जो होता है वो होता कहाँ पर है बेटा आपका? ब्राज़ील में। कहाँ पर होता है? ब्राज़ील में। तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक संख्या है कहाँ पर होगी आपकी? शुगर की, शुगर फैक्ट्रियों की, महाराष्ट्र में। लेकिन गन्ने के सेंस में यदि बात करें तो गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। चलिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? भारत संविधान के 8वें अनुसूची में कौन सी भाषा 2003 में जोड़ी गई है? अनुसूची दी गई है, शेड्यूल्स में कौन सी भाषा 2003 में जोड़ी गई? कोंकणी, सिंधी, मणिपुरी या संथाली? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा क्या आपका? संथाली। संथाली लैंग्वेज जो है वो 2003 में क्या की गई थी आपकी? जोड़ी गई थी। अब
कई सारी लैंग्वेज थी। जैसे कि मैं बात करूं 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ था, उस समय इसमें कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी? 14 भाषाएं। उसके बाद 2003 में और कई भाषाएं जोड़ी गई, तो एक इसमें से जोड़ी गई थी संथाली, जो ऑप्शंस में है। तो संथाली जो है वो मूलतः बोली जाती है आपके कहाँ पर? झारखंड में बोली जाती है। और कहाँ बोली जाती है? आपके पश्चिम बंगाल में बोली जाती है। ठीक है, ये हो गया आपका क्या? पश्चिम बंगाल। उसके बाद कहाँ बोली जाती है? आपकी झारखंड, बिहार साइड भी आपकी संथाली लैंग्वेज बोली जाती है। ठीक, तो ये जो है संथाली। अब भारतीय संविधान के कई आर्टिकल्स में, ठीक है, कई आर्टिकल्स में, जैसे इसमें एक भाषा और हुई है जिसका नाम क्या है? बोडो। ध्यान रखिएगा, ये जो है ये असम की राज की भाषा है। कहाँ की बेटा? असम की। असम की राज की भाषा का जो नाम है वो क्या है? बोडो। ठीक है, तो कई सारे भाषाएं हैं भारतीय संविधान की, जो भारतीय संविधान में क्या की गई थी? जोड़ी गई थी। ठीक है, चले इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 353 से आर्टिकल नंबर 361 तक, आर्टिकल 353 से आर्टिकल 361 तक राजभाषा, ठीक है, या भाषाओं के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 353 से 361 के बीच क्या बोल रहा है भैया? भारत के किस राज्य में नटंजलि उत्सव मनाया जाता है? नटंजलि उत्सव मनाया जाता है गोवा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या राजस्थान। अब पहली बात तो हम ये देखें कि भाई ये नटंजलि उत्सव क्या है। ये नाट्य और अंजलि से मिलकर बना है। नाट्य मतलब नाट्य और अंजलि मतलब होता है इसमें, इस सेंस में, प्रसाद। तो नटंजलि उत्सव जो है उसका सही आंसर क्या आएगा? तमिलनाडु। ये जो उत्सव है ये भगवान शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। यह उत्सव जो है वो शिवरात्रि के दिन, ध्यान रखिएगा, शिवरात्रि से 5 दिन पहले, शिवरात्रि से कितने दिन पहले? 5 दिन पहले मनाया जाता है। शिवरात्रि से कितने दिन पहले मनाया जाता है? 5 दिन पहले मनाया जाता है। और कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। तो राइट आंसर जो होगा, नटंजलि उत्सव कहाँ पर होता है बेटा? तमिलनाडु में। इसको भी हम ध्यान रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? झुमुरा और नादुभंगी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शैली से संबंधित है? ओडिसी, सत्रिया, मणिपुरी या धौ नृत्य? तो इसका जो सही आंसर आएगा बेटा वो आएगा सत्रिया। ये जो लोक नृत्य है ये है कहाँ का? मेनली हम असम का हुआ। कहाँ का लोक नृत्य है ये बेटा? असम का है। तो ये जो धुमरा और नादुभंगी है ये जो है भारतीय नृत्य शैली जो है वो किस नृत्य से संबंधित है? सत्रिया नृत्य से। और ये मूलतः होता कहाँ पर है? असम में होता है। भारत की, ध्यान रखिएगा, 8 लोक शैलियां हैं। कितनी लोक शैली है? 8। और 8 लोक शैली में से इस शैली को सन 2000 में भारतीय संगीत अकेडमी द्वारा, ठीक है, भारतीय संगीत अकेडमी द्वारा 8 शैलियों में शामिल किया गया था। किस नृत्य को? सत्रिया नृत्य को भारतीय संगीत अकादमी के द्वारा। और भारतीय संगीत अकादमी के द्वारा किस सन में किया गया था बेटा? सन 2000 में। ठीक, इस चीज को भी हम ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किस शास्त्रीय नृत्य का शाब्दिक अर्थ जादूगरनी का नृत्य होता है? देखिए सोचिए इसका क्या आंसर होगा कि भारतीय जादूगरनी का नृत्य इसे कहा जाता है। कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, कनकली और भरतनाट्यम। तो किस शास्त्रीय नृत्य का शाब्दिक अर्थ जादूगरनी का नृत्य? सही आंसर होगा क्या? मोहिनीअट्टम। ये ध्यान रखिएगा, ये जो है ये केरल में होता है। मोहिनीअट्टम नृत्य कहाँ होता है? केरल में। जब समुद्र मंथन, इसमें समुद्र मंथन और भस्मासुर के वध की पर आधारित है। पूछ सकता है कि भस्मासुर, कौन सा नृत्य जो है वो समुद्र मंथन और भस्मासुर के वध पर आधारित है? तो भस्मासुर के वध पर आधारित है कौन सा? मोहिनीअट्टम। इसमें भगवान विष्णु के, ध्यान रखिएगा, इसमें भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप को दिखाया गया है। किस स्वरूप को दिखाया गया है? भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप को। और यह मूलतः होता कहाँ पर है बेटा? केरल में होता है। इस चीज को भी हमें ध्यान रखना है। चलिए क्या बोल रहा है भैया अगला क्वेश्चन? हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? बात हो रही है किसकी? हरिप्रसाद जी चौरसिया की। और ये किस वाद्य यंत्र? बांसुरी, शहनाई, गिटार या तबला? इसका सही आंसर जो आएगा वो आएगा क्या? बांसुरी। हरिप्रसाद चौरसिया जो थे वो बांसुरी बजाते थे। इनका जन्म जो है, इनका जन्म जो है बेटा वो कहाँ हुआ था?
उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुआ था इनका जन्म? उत्तर प्रदेश में हुआ था। इन्हें ध्यान रखिएगा 1992 में, है ना, पद्म भूषण, पद्म भूषण, और 2000 में, 2000 में पद्म विभूषण दिया गया था। क्या दिया गया था? पद्म। ध्यान रखिएगा इस बात को कि पूछ सकता है भाई हरिप्रसाद चौरसिया को पद्म भूषण किस सन में दिया गया, तो हमें पता होना चाहिए 1992 में। इन्हें पद्म विभूषण कब दिया गया? पद्म विभूषण कब दिया गया था? सन 2000 में। और ये किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? तो ये बजाते थे आपके बांसुरी को। भारत का सबसे प्राचीन फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? भारत में सबसे ज़्यादा फुटबॉल, मतलब फुटबॉल तो नहीं, क्रिकेट, लेकिन विश्व में यदि मैं बात करूं तो विश्व में सबसे ज़्यादा यदि देखा जाने वाला स्पोर्ट कोई सा है, विश्व में सबसे ज़्यादा यदि कोई स्पोर्ट्स देखा जाता है तो वो कौन सा देखा जाता है? फुटबॉल देखा जाता है, ना कि क्रिकेट देखा जाता है। लेकिन भारत का सबसे प्राचीन फुटबॉल टूर्नामेंट कौन सा है? डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी, ये ट्रॉफी है, सुपर कप, या इंडियन सुपर लीग। तो इसका सही आंसर जो आएगा, भारत का सबसे प्राचीन ये है कौन सा कप? डूरंड कप। और ये शुरू हुआ था बेटा 1988 में। कब शुरू हुआ था? 1988 में। इस चीज को हमें ध्यान रखना है, ठीक है। भारत, ये सॉरी, विश्व का सबसे बड़ा जो टूर्नामेंट होता है वो कौन सा होता है? फीफा होता है। कौन सा होता है? फीफा वर्ल्ड कप होता है, जो फुटबॉल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है। भारत का कौन सा है? डूरंड कप है। ये मैं करूं तो विश्व का तीसरा सबसे पुराना टूर्नामेंट है, सबसे पुराना, ठीक है। विश्व का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट यदि कोई सा है, उसका नाम क्या है? डूरंड कप, ठीक। और सबसे बड़ा फुटबॉल का कौन सा होता है आपका? फीफा वर्ल्ड कप होता है, फीफा कप होता है, ठीक है। और उसके बाद कई सारे मोहन बगान ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, ये सब किससे संबंधित है? फुटबॉल से। अगर मैं बात करूं, ठीक है, 2024 का जो डूरंड कप है, ठीक है, वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया ने नॉर्थ ईस्ट इंडिया टीम ने मोहन बगान जॉइंट्स को, मोहन बगान जॉइंट्स टीम को हराकर, मोहन बगान जॉइंट्स टीम को हराकर 2024 का डूरंड कप जीता था। तो 2024 का जो डूरंड कप है वो आप मान के चलिए किसने जीता भाई? नॉर्थ ईस्ट इंडिया ने किसको? मोहन बगान जॉइंट्स को हराकर जीता, ये अगस्त में। और ये हुआ था आपका कहाँ पर? ये हुआ था आपका विवेकानंद क्रीड़ांगन में। और ये जो है, ये कहाँ पर है आपका? कोलकाता, ठीक है। ये डूरंड कप का जो फाइनल है वो कहाँ हुआ था? विवेकानंद क्रीड़ांगन, ठीक है। और ये कहाँ पर है आपका? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कहाँ पर है बेटा? कोलकाता। इस चीज को भी हमें क्या करना है? ध्यान रखना है। चलिए, चाइना मैन शब्द किस खेल से रिलेटेड है? देखिए, बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं, इस स्पोर्ट्स में, हर स्पोर्ट्स में कोई ना कोई टर्मोलॉजीज होती हैं। हर स्पोर्ट्स में कुछ ना कुछ एक नया होता है, या हम बोल सकते हैं कुछ उनके स्पोर्ट्स को खेलने के तरीके होते हैं, प्लेयर्स सब में अलग अलग होते हैं। तो ऐसे ही चाइना मैन शब्द किस खेल से? गोल्फ, ब्रिज, क्रिकेट, या लॉन टेनिस? देखिए, तो ये जो है चाइना में, ये किससे रिलेटेड है? क्रिकेट से। और भारत के पहले चाइना मैन क्रिकेटर का नाम है कुलदीप यादव। क्या नाम है? अब ये होता क्या है भाई? देखिए, ऐसे बॉलर जो लेफ्ट हैंड से लेग स्पिन बॉल करते हैं, उन बॉलर्स को क्या बोला जाता है? चाइना मैन। और भारत के सबसे पहले चाइना मैन बॉलर जो हैं, जो वर्तमान में अभी भी खेल रहे हैं, उनका नाम क्या है? कुलदीप यादव। चलिए, एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? बुक जरूर आती है रेलवेज में, तो बिल्कुल ध्यान से आप उस बुक को करें, किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी यदि हम सीक्वेंस के हिसाब से पढ़ेंगे। सीक्वेंस के हिसाब से पढ़ने में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, रुडियार्ड किपलिंग, अरुंधति राय, वीएस नायपाल, या तस्लीमा नसरीन। तो देखिए, एरिया ऑफ डार्कनेस जो बुक है वो लिखी है किसने? आपके वीएस नायपाल ने। ये बुक लिखी है 1960 में। कब लिखी गई? 1960 में। ध्यान रखिएगा, ये जो बुक है, ये बुक एक यात्रा वृत्तांत है, और 1960 के भारत यात्रा के समय लिखी गई, मतलब 1960 में भारत की यात्रा से रिलेटेड है, ठीक है। वीएस नायपाल द्वारा 1960 में। इससे रिलेटेड एक अभी लेटेस्ट बुक और है, एन एरा ऑफ डार्कनेस, वो भी ध्यान रखिए, एन एरा ऑफ डार्कनेस।
ये क्या है, एरिया ऑफ डार्कनेस, ये क्या है, एन एरा ऑफ डार्कनेस। और ये लिखी है शशिर थरूर ने। किसने लिखी है बेटा, शशिर थरूर ने। ठीक, ध्यान रखिएगा, एन एरा ऑफ डार्कनेस। और ये जो बुक है एन एरिया ऑफ डार्कनेस, ये लिखी है वीएस नायपाल ने। सन ध्यान रखिएगा कब, 1960 में। ये एक तरीके का यात्रा वृत्तांत है, 1960 में भारत की यात्रा से रिलेटेड है। लेकिन अभी लेटेस्ट की कुछ समय पहले की बुक है एन एरा ऑफ डार्कनेस, जो लिखी है किसने, एक राजनीतिज्ञ हैं, एक पॉलिटिशियन है, उन्होंने लिखी है। उनका नाम क्या है, शशिर थरूर। चले अगला क्वेश्चन, किशतवाड़ शहर किस नदी के किनारे स्थित है। ये बात हो रही है किस शहर की, किशतवाड़। बताइए, व्यास, चिनाव, झेलम या रावी। तो इसका सही आंसर आएगा, ये जो है कहां पर है, चिनाव। अब चिनाव नदी निकलती कहां से, तो चिनाव नदी जो है बेटा ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश के, ठीक है, बर्फ की पहाड़ी में, हिमाचल प्रदेश में वारालाचा दर्रा से। कहां से निकलती है, वाचालारा दर्रा से निकलती है। ठीक है, अब ये जो है, ये नदी जो है, ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भी बहती है। कहाँ पर बहती है, पाकिस्तान के कौन से प्रांत में, पंजाब प्रांत में। इस नदी के जल को लेकर कई विवाद भी हुए हैं। इस नदी के जल को लेकर, इस नदी के जल का बंटवारा भारत और पाकिस्तान में कैसे किया जाएगा, तो उसके लिए एक समझौता भी हुआ था, जिसका नाम था सिंधु जल समझौता। तो सिंधु जल समझौता जो हुआ था, उसमें किस नदी के जल के बंटवारे को लेकर बात की गई थी, चिनाव। तो किशतवाड़ जो शहर है वो चिनाव नदी के पास है। और ये किशतवाड़ शहर कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर में। ये चीज भी ध्यान रखिएगा। सिंधु जल समझौता किस नदी के पानी को है, कि ये पानी जो है भैया आधा तो भारत में है, या कुछ भारत में है, और कुछ कहाँ बह रहा है, पाकिस्तान में। तो इसके जल पर किसका हक है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ। और इसके अंतर्गत फिर डिवाइड किया गया कि चिनाव नदी का जो पानी है, चिनाव नदी का जो जल है, वो भारत में कैसे और पाकिस्तान में कैसे बांटा जाएगा। चलिए, भारत में वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो देखिए, सबसे पहले बात करें किसकी, फाइनेंस कमीशन की। वित्त आयोग, अब संविधान में हम देखें, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये संवैधानिक संस्था है या गैर संवैधानिक संस्था है। तो ये एक तरीके की कौन सी संस्था है, संवैधानिक संस्था है। तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं, इसके जो सदस्य होते हैं, उसकी नियुक्ति जो होती है वो बेटा किसके द्वारा की जाती है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। और ये अपनी रिपोर्ट भी किसको देते हैं, भारत के राष्ट्रपति को। पहला वित्त आयोग जो है वो 1951 में गठित हुआ था, और इसके अध्यक्ष कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। इनके अध्यक्ष थे पहले के.सी. नियोगी, ध्यान रखिएगा। अब ये काम क्या करता है, पहली बात तो हम देखें एफसी का काम क्या है। ये केंद्र सरकार, भारत की केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के बीच में टैक्स के बंटवारे को लेकर राष्ट्रपति को सिफारिश देता है। मतलब जो हमारी केंद्र सरकार है और जो हमारे राज्यों की सरकार है, इन राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच जो टैक्स हैं उनका बंटवारा कैसे किया जाए, जो हम टैक्स भरते हैं उसका कितना रेशो राज्य सरकार के पास जाए, कितना केंद्र के पास, ये जो सिफारिश है, ये सिफारिश किसको दी जाती है भाई, भारत के राष्ट्रपति को दी जाती है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि क्या ये फूड कॉरपोरेशन, ये सॉरी आपके फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा माननीय योग्य है कि नहीं है। तो ये भारत के राष्ट्रपति द्वारा माननीय योग्य नहीं है। अगर ये कोई रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं तो राष्ट्रपति इसकी रिपोर्ट को मानेगा, ये बिल्कुल भी किसी भी तरीके से कंपलसरी नहीं है। चलिए आगे वाला देखते हैं क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान स्थित है। केंद्रीय कपास, बहुत सारे कई रिसर्च इंस्टीट्यूट है भारत में, हैदराबाद में है, बेंगलोर में है, नागपुर में है या पुणे में है। तो केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान जो है वो आपका कहाँ पर है, वो है आपके नागपुर में। क्योंकि देखिए कपास सबसे ज़्यादा कहाँ होता है बेटा, जहाँ पर काली मिट्टी होगी, और काली मिट्टी भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ है, महाराष्ट्र में है। तो कपास का अनुसंधान संस्थान भी कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ है, नागपुर में है। ठीक है, तो इसी तरीके के और भी वीडियोस आप लोगों के सामने आएंगे। बहुत सारे PYQ क्वेश्चंस हम आप लोगों से शेयर करेंगे, जिससे आपकी आने वाली जो जॉब है, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं और जिसमें भी स्टैटिक जीके आ रहा है, वो पूरी तरीके से सुनिश्चित हो। थैंक यू सो मच।